नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज का ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है जो कि हमारी खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब भारत की इस खुफिया एजेंसी को यानी कि रॉ को रिस्ट्रक्चर करने का वक्त आ गया है और इसके लिए बेहद जरूरी काम किए जाने चाहिए भारत की तरफ से। दोस्तों गोपनीयता किसी भी खुफिया एजेंसी का काम करने का तरीका होता है क्योंकि वो गुप्त रूप से अपने देश की रक्षा करते हैं। कोवर्ट ऑपरेशंस यानी कि गुप्त संचालन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, लेकिन भारत आज भी अपने इन महत्वपूर्ण अधिकारियों को कोई सम्मान नहीं देता है, खास करके उन लोगों को जो कि रॉ के एजेंट बनकर दूसरे देशों में काम करते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश के अनुसार हुई थी। 1965 और 1962 के युद्धों में भारत की खुफिया विफलताओं के बाद पाकिस्तान और चीन के साथ सूचना एकत्रित करने वाले नेटवर्क को बनाना शुरू हो चुका था। रॉ एक ऐसी एजेंसी है जो ज्यादातर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से भरी हुई होती है, यानी कि पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन ये एक अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास विषय की विशेषज्ञता की कमी होती है, जिसके कारण वो अपने जो परफॉर्मेंस है उसका इनपुट नहीं दे पाती है, जैसा कि विदेश मंत्रालय इस एजेंसी से उम्मीद करता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि रॉ में अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को भर्ती किया जाना चाहिए और इससे हमारी इस खुफिया एजेंसी की दक्षता काफी बढ़ेगी और इसकी सख्त जरूरत भी है। दोस्तों एक और समस्या ये है कि रॉ की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक अपनी वेबसाइट है। CIA वेबसाइट में अपने आर्टिकलों को लिखता है। CIA की वेबसाइट पर एक किताब भी काफी लोकप्रिय है जिस किताब का नाम है द बुक ऑफ ऑनर, द सीक्रेट लाइफ्स एंड डेथ ऑफ CIA ऑपरेटिव्स, और इस किताब को लिखा गया है जर्नलिस्ट टेड गुप्त के द्वारा। और ये किताब मूल रूप से CIA के ऑपरेटिव्स के बारे में बात करती है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों की रक्षा करते हुए कार्रवाई में मारे गए थे। वर्जीनिया में CIA मुख्यालय में सम्मान की एक दीवार भी मौजूद है, यानी कि वॉल ऑफ ऑनर वहां पर मौजूद है और इस दीवार पे CIA के एजेंटों का नाम भी लिखा हुआ है जिन्होंने किसी भी कार्रवाई के दौरान अपनी जान गंवाई। और हर साल यहाँ पर एक लिस्ट भी शामिल की जाती है जिस पर CIA के अधिकारियों का नाम लिखा जाता है, लेकिन 50% से अधिक मामलों में पहचान छुपाई भी जाती है। पाकिस्तान में एक भारतीय नागरिक जिसे कि आप सब जानते होंगे, रविंद्र कौशिक, जो कि एक रॉ का एजेंट था जिसने राष्ट्र की सेवा के वर्षों के दौरान पाकिस्तानी सेना में प्रवेश किया और मेजर तक बन गया। उन्होंने 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई। 1983 में वे पकड़े गए और बाद में उन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां 2001 में एक पाकिस्तानी जेल में उनकी मौत हो गई। शहीद हुए ऐसे लोगों के लिए भारत में सम्मान की दीवार यानी कि वॉल ऑफ ऑनर तक नहीं है। आखिरकार ये व्यक्ति भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए भारत की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में सर्वोच्च बलिदान देते हैं। सच है कि कौशिक केवल एक सोर्स थे, रॉ के कर्मचारी नहीं, लेकिन इस बात को मानने से इनकार नहीं करना चाहिए कि वे एक सोर्स थे, लेकिन उन्होंने एक जासूस के तौर पर भारत की रक्षा की और उन्हें इसके लिए विशेष पुरस्कार भी देना चाहिए। रॉ ने दुनिया भर में भारत का प्रभाव बढ़ाया है। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश का जन्म हो या फिर अफगानिस्तान के अंदर बढ़ता प्रभाव, 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य में शामिल करना हो, परमाणु हथियारों पर भारतीय कार्यक्रम की सुरक्षा हो या फिर अफ्रीकी मुक्ति आंदोलन की सफलता, ये सभी रॉ की बड़ी सफलताओं की कहानी है। 22 अक्टूबर 2020 को रॉ प्रमुख ने नेपाल का दौरा किया था। वे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वहां पहुंचे थे और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। दोस्तों नेपाल भारत के लिए स्ट्रैटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच उच्च हिमालय के साथ भारत का पड़ोस एक महत्वपूर्ण देश है। भारत नेपाल संबंध खुली सीमाओं के माध्यम से हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने काठमांडू का इस्तेमाल भारतीय वाणिज्यिक उड़ान IC-814 को हाईजैक करने के लिए किया था। तो ये विमान बाद में अफगानिस्तान के कांधार में उतरा और ये सरकार के लिए उस दौरान काफ़ी कठिन समय हो गया था। इसीलिए एक स्थिर शांतिपूर्ण नेपाल भारत के लिए महत्वपूर्ण है जो बाहरी ताकतों के लिए इस वक्त असुरक्षित नहीं है और ये भारत के हितों के प्रतिकूल भी है। उदाहरण के लिए चाइना को ही आप देख लो, यदि नेपाल अस्थिर है, उसके संस्थान कमजोर हैं, तो उसके पास बाहरी ताकतों के लिए उपजाऊ जमीन बनाने की पूरी संभावना है। नेपाल का हालिया व्यवहार आप सबको मालूम है क्योंकि उसने आधिकारिक तौर पर भारत के 3 क्षेत्रों को अपने नक्शे में शामिल कर लिया और वहां के प्रधानमंत्री ओली इस हद तक चले गए थे कि उन्हें ये स्थान
किसी भी कीमत पर मिल जाए। लेकिन NSA अजीत डोभाल जी को भारत के पड़ोस यानी कि सार्क पर मजबूत पकड़ है और इसकी पुष्टि तब हुई जब उन्होंने अपने आदमी सामंत गोयल को नेपाल भेजा, जिसमें सभी पक्षों की मीटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, जहां रॉ ने इतनी सफलताएं हासिल की हैं, वहीं दूसरी ओर इसका एक फ्लिप साइड मौजूद है, यानी कि इसकी कमजोरी भी मौजूद है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रॉ के जो पूर्वी संचालन था यानी कि ईस्टर्न ऑपरेशंस थे, उन्हें बंद कर दिया था और ये उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया था। और आज के नजरिए से PM नरसिम्हा राव का यह फैसला भारत के लिए गलत साबित हुआ। दुर्भाग्य से चीन के संबंध में भारत के पास गुप्त क्षमताएं नहीं हैं। इसके लिए विशेषज्ञों को चीन पर लिखना चाहिए, जैसे कि VK सिंह जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था और ये बताया कि भारत चीन 1962 के संबंध में भारतीय खुफिया एजेंसी कैसे विफल रही। भारत सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करना बुद्धिमानी हो सकती है कि वे रॉ के रहस्य को सार्वजनिक करने के लिए एक नीति को कैसे अपनाना चाहती है, जिसे कि साझा भी किया जा सकता है। रॉ को भारतीय संसद के तहत केवल उन परिवारों की देखभाल के लिए आना चाहिए जिनके चाहने वाले पाकिस्तान जैसे जासूस के रूप में पकड़े गए थे, क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में जासूस वापस नहीं लौटते हैं, जबकि जो वापस लौटते हैं उन्हें हमेशा टाला जाता है, यानी उन्हें इग्नोर किया जाता है। हालांकि गोपनीयता इन कारणों में से एक हो सकती है, लेकिन एक और कारण रॉ के कम कर्मचारियों के कारण भी हो सकता है, क्योंकि सरकार उन्हें भर्ती करने और सीमाओं के पार भेजने में व्यस्त रहती है। इसीलिए गृह मंत्रालय और भारत सरकार के लिए ये समझा जाता है कि कम से कम उन सभी परिवारों के सदस्यों के नाम जिनके प्रियजन जासूसी के आरोप में जेल में है, या फिर संसद के सदस्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार की उचित देखभाल की जाती है। इसके अलावा इन लोगों के परिवारों को भारत सरकार की तरफ से विशेष देखभाल भी की जानी चाहिए। भारत को अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह रॉ का भी गहन विश्लेषण करना चाहिए, ताकि जनता को ये सुनिश्चित किया जा सके कि अब तक क्या गुण और दोष रहे हैं। इसके लिए आर्टिकल्स लिखने चाहिए और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि रॉ का रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जिनमें कि उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, उनके परिवारों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और भारत के कुछ मिशंस जो कि सफल रहे उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि भारत के लोगों को भी अपने इन वीरों पर सम्मान होना चाहिए। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के, उन्हें भी इस पर भर्ती किया जाना चाहिए। इससे एक तो दक्षता बढ़ेगी रॉ की, दूसरा यानी कि बुद्धिमान लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, तो उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि देश के खिलाफ कोई भी दूसरा देश आक्रामक ना हो सके। आपको क्या लगता है दोस्तों रॉ के रीस्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई अपडेट के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।